तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा प्री मेंस, ठीक है, बिहार दरोगा जो लोग प्री का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या जिनको मेंस का प्रिपरेशन करना है या मेंस का एग्जाम देना है 11 अक्टूबर को, साथ में इन्फोर्समेंट दरोगा यानी ईएसआई जिनको ईएसआई का एग्जाम देना है प्री का, फॉरेस्ट आरओ यानी बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, साथ में बीएसएससी मेंस। ठीक है, बीएसएससी मेंस क्योंकि जो मैं इससे पहले 90 के आसपास मॉक टेस्ट आपको दे चुका हूं, ठीक है, उसमें थोड़े बेसिक्स लेवल के भी क्वेश्चन थे, थोड़ा अच्छे भी थे। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यह जो पब्लिकेशन अभी मैं करा रहा हूँ यह केबीसी नैनो पब्लिकेशन का है। ठीक है, केबीसी नैनो का है, यह बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। तो आप सब आके मेरे साथ एग्जाम तक मैं मिनिमम आपको कितना 250 मिनिमम 250 में आपको सेट देने वाला हूं। तो याद रखना है कि 250 सेट होगा। जो लोग मेरे साथ बिहार एसएससी के लिए जुड़े थे उनको पता है कि मैं कितना अगर वादे का पक्का इंसान हूं। ठीक है, तो आप लोग आइए और जुड़िए और मेरे साथ एग्जाम तक, चाहे आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए लेकिन कीजिए। तो आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। या आज प्रैक्टिस सेट 1 है, यानी हम लोग टोटल 250 से अधिक एग्जाम तक प्रैक्टिस करेंगे। यह क्या होगा, फुल सेट होगा, जिसमें आपको क्या करना है, सेट बनाने के बाद आपको एक चीज बताना है कि आपका स्कोर कितना है। जस्ट मुझे एक चीज आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रह रहा है, मैं जानना चाहता हूं। मैं इतना कर रहा हूं तो आपको भी एक दायित्व तो बनता है, आप अपना स्कोर बताया कीजिए। ठीक है, तो चलिए, यह मॉक टेस्ट रोज सुबह 7:30 बजे 101% आ जाता है। कभी कभी लेट होगा तो वो मैं टेलीग्राम इन्फॉर्म कर देता हूं, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे 2-3 फैसिलिटी है, एक तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, दूसरा क्विज होता है शाम में, तो आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देख लीजिए, केबीसी पब्लिकेशन का लोगो है, मैंने ऊपर भी लिख दिया है, और यह सुबह 7:30 बजे 101% आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न है, एक काटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। रीजन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करें हीरे का, एक दो चीज इसमें से आपको याद रखना है। एक होता है हीरे का अपवर्तनांक, तो आपको याद रखना है 2.42, साथ में आपको क्रांति कोण पूछा जाता है, तो क्रांति कोण कितना याद रखना है, तो 24 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए, एक चीज तो आपको ऐसे प्रश्नों में एक चीज तो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप किस क्वेश्चंस के साथ फ्लेक्सिबल है ना उसको देखिए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए में देखिए इंसुलिन है। इंसुलिन का क्या काम होता है, तो चीनी का मात्रा जो होता है ब्लड में उसको कम करना, तो ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है, तो ये तो सही है। दूसरा मेलाटोनिन, ये हो सकता है नहीं भी पता हो, लेकिन अगर आप थोड़े अच्छे खासे प्रैक्टिस में आए होंगे तो ये भी आपको पता होगा। फिर आप बहुत फ्लेक्सिबल कहाँ होंगे, ऑक्सीटोक्सिन में। तो ऑक्सीटोक्सिन का काम क्या है, तो स्तन ग्रंथियों से दूध का निःसरण, तो ये भी सही है। बात करें अब बी और सी में, अगर आपको अब नहीं भी पता है ना तो आप ऐसे प्रश्न में रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, रिस्क लेने का भी नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन का काम क्या है, निद्रा का नियंत्रण, ऑप्शन बी ए सही है। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन का काम है रक्तचाप का नियंत्रण, नहीं, गैस्ट्रिन एक गलत है। गैस्ट्रिन क्या है, एक पाचक हार्मोन है। ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। अंगूर, इमली तथा केला में कौन सा, तो टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें साइट्रिक एसिड की, तो साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में, लैक्टिक एसिड की तो यह दूध में, और एसिटिक एसिड की तो यह आपको सिरके में होता है। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। किसका, तो यह वसा का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां आपको एक तरफ प्रदूषक है, दूसरे तरफ इससे होने वाला बीमारी दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए, पारा, पारा से क्या होता है? मिनीमाटा डिजीज होता है, मिनीमाटा बीमारी होता है, ये बिल्कुल सही है। कैडमियम इटाई इटाई, ये भी सही है। नाइट्रेट आयन, इससे क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी सही है। बात है फ्लोराइड आयन की, तो यहाँ पे क्या लिखा है? अपचय, ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ फ्लोराइड आयन से जो होता है क्या होता है, तो दांतों का बीमारी होता है, इससे दांतों की बीमारी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो कैप्सिन की उपस्थिति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है? मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, आपको ये बताना है। देखिए, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, तो बिल्कुल सही है, सोचने के लिए भी एक काम करता है। हृदय गति नियंत्रण के लिए, तो ये भी सही है। शरीर के संतुलन के लिए, तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त तीनों सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? देखिए, मायोपिया का मतलब क्या होता है कि दूर का वस्तु नहीं दिखना, ठीक है, दूर का वस्तु नहीं दिखना, लेकिन नजदीक जो स्थित वस्तु होगा उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है? किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? देखिए, बल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब क्या है? यह सदिश राशि है। आपसे अदिश पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंगे होती है? वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, ये आपको बताना है। चलिए, ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। बात करें प्रकाश तरंगी की, तो यह क्या होता है? अनुप्रस्थ होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, आपको ये बताना है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाल्ट, वाट, एम्पियर करंट का, वोल्ट किसका? विभव का, कूलम चार्ज का। अगला प्रश्न है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है? नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है, आपको ये बताना है। नीला थोथा क्या है रासायनिक रूप से? कॉपर सल्फेट है, और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। अगला प्रश्न है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है, डैश में विद्यमान होती है, बताना है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में कैसे? तो मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। अगला प्रश्न है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह डैश के कारण होता है। किसके? तो यह जड़त्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है?
ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन मैं आपको आज बताऊंगा रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। समझिए, आपके पास कोई वस्तु है ए है, आप इसको क्या किए, बी बना दिए, ठीक है। फिर बी से अगर ये ए बन जाता है तो बी से अगर ए बन गया तो ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। और बी से ए नहीं बना तो ये क्या है, यह रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए देखिए, आप कागज का जलाना, कागज को आप जला दिए, कागज को जला दिए, उसके बाद क्या कागज वो फिर जला हुआ राख जो है वो कागज बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। नर्म लोहे का चुंबकित होना, तो नर्म लोहा है उसको अगर चुंबकित हो गया है तो उसको विचुंबकित भी किया जा सकता है। जल में शक्कर का घुलना, जल में शक्कर को आप घोल दिए तो जो घोल है उसमें से जल को और शक्कर को अलग अलग कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। जल से बर्फ के घनों का बनाना, एक बात बताइए, जो जल है उससे आप बर्फ का घन बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं, तो जो बर्फ है उससे भी तो जल बन सकता है ना। तो ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। देखिए, हाथी गुफा जो अभिलेख है वो किसके, तो यह खारवेल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए खारवेल कौन था, तो खारवेल चेदी वंश के महामेधवाहन कुल का शासक था, ठीक है। और इस वंश का यह सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था। मैं फिर बोल रहा हूं, चेदी वंश के महामेधवाहन कुल, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह बताना है, यह क्या है। देखिए यह क्या था, तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको लेटर मुगल पीरियड का आ जाता है तो थोड़ा परेशानी होने लगता है, लेकिन आई होप कि आपको याद रखना है कालक्रम, ठीक है। अगर कालक्रम याद नहीं रखते हैं तो जस्ट सीरियली याद कर लीजिए कि कौन कौन आया है, तो आपको हो जाएगा। सबसे पहले बात करें तो जहादर शाह का, पहले कौन आता है, जहादर शाह, बी पहले हो जाएगा। जहादर शाह का 1 साल का कार्यकाल होता है 1712 से 1713 तक का। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक रहता है, तो समझ लीजिए कितना बड़ा इसका कार्यकाल था, लगभग आपको 29 साल का था। इसके बाद आते हैं अहमद शाह, तो अहमद शाह का कार्यकाल भी बहुत ज़्यादा दिन का नहीं होता है, 48 से 1754 तक का होता है। इसके बाद आते हैं आपको आलमगीर, 54 से 59, इनका 5 साल का होता है, यानी BADC क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को फलसट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रांसिस्को जो फलसट था यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, जो 1618, ये बहुत अच्छी पॉइंट है, 1618 में कंपनी की व्यावसायिक सेवा में की बात करने के लिए वो आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। चलिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, किसने, तो MA अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की।
कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो नगलापुर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नगलापुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग जो जनसंहार था, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके बाद इन्होंने अपना ये उपाधि त्याग दिया था। और एक चीज और होता है कि जालियांवाला बाग आखिर हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए, आपको पता होगा पानीपत का युद्ध 1526, ये तो सही सम्मिलित है। पानीपत के बाद होता है खानवा का युद्ध 1527 में, ये भी सही है। इसके बाद होता है, इसके बाद घाघरा का युद्ध नहीं होता है, इसके बाद होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, मैं आगे देखता हूं इसको। घाघरा का युद्ध 1529, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1530, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ है? 1528 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? आपको बताना है कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं हुआ करता था। कौन था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों का क्या था? त्रिकोणात्मक संघर्ष था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चोल का नहीं था। देखिए, 8वीं शताब्दी का जो बात मैं कर रहा हूं, उस समय कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां का जन्म होता है। एक होता है पाल, दूसरा होता है जो प्रतिहार है, इसको गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं, और तीसरा जो था राष्ट्रकूट था। इन तीनों के बीच संघर्ष प्रारंभ होता है और लगभग 200 साल तक ये चलते रहता है। ठीक है, और सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 200 वर्षों तक चला, जिसमें त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत पता है किसके साथ होता है? गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय के साथ होता है। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सूर्य दर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बिना बेगार यानी बिना मजदूरी के, बेगार का मतलब वही होता है मजदूरी। मैं, देखिए, ये सीरीज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मैं बहुत डेप्थ में इसको पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखिए किस लेवल का है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा और लगेगा कि हाँ, मैं क्या चीज पढ़ रहा हूं। देखिए, बीना बेगार का जो कराया था वो रुद्रदामन प्रथम कराया था, इसको बीना बेगार का इसका निर्माण। ठीक है, बात करें सुदर्शन झील का, तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसका जो राज्यपाल उस समय हुआ करता था पुष्यगुप्त वैश्य, उसके द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था इसका रिपोर्ट लिखने का कार्य? किनको? तो महात्मा गांधी को। बहुत अच्छी पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1947 की कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? किसने लिया? तो डॉक्टर किचलू ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? शराबबंदी आंदोलन 1922 सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिरोजी आंदोलन की शुरुआत किसने की?
देखिए फिरोजी आंदोलन से दो चीज पूछे जाते हैं, एक तो कब किया गया था और एक किसने किया था। तो फिरोजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। बात रही कब किया था, तो 1818 में किया गया था। चलिए एक चीज और, जो लोग नए हैं, जो बिहार दरोगा के लिए स्पेशली जुड़े हैं या प्री या मेंस के लिए, ठीक है, एएसआई या फॉरेस्ट आरओ के लिए जुड़े हैं, क्योंकि बिहार एसएससी के बच्चे बहुत पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वो मुझे जानते हैं स्पेशली, ठीक है। तो मैं उनको बोल रहा हूं कि एक सीरीज मैं कराया हूं, बिहार का जितना भी एग्जाम हुआ उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर को मैं कराया हूं। लगभग 67 वीडियो है, आज उसका अंतिम वीडियो है, 68 वीडियो होगा और एक छोटा सा वीडियो और होगा, यानी 69 वीडियो में आप समझिए वो खत्म होने वाला है। तो आप लोग अभी से उस वीडियो को रिवीजन करते रहिए ताकि आपको टिल द एग्जाम वो 6 से 7 बार आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया। बात करें पूर्ण स्वराज का पताका उठाने का ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका श्रेय जाता है, ठीक है, पूर्ण स्वराज का। और ये एक चीज और होता है, कौन सा अधिवेशन था, तो लाहौर अधिवेशन था, 1929 का लाहौर अधिवेशन था, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी यानी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है वो अकबर के दरबार में हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए उनका क्या कहना था, समाजवाद के मुखर, वे उनका समाजवाद के मुखर समर्थक थे, ठीक है। उनका कहना था कि वे एक ऐसा भारत का निर्माण चाहते हैं जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। वे राजसत्ता के घोर आलोचक थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, अल-बर्नी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए सोनोरन मरुस्थल किस देश में है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल्कुल सही है। टकलामाकन कहाँ पे है, ये चीन में है। कुर्राकुम कहाँ पे, ये तुर्कमेनिस्तान में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। गिब्सन ब्राजील में नहीं है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों के किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। चलिए बात करें किस नदी पे पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनता है, तो वो है आपका मिसिसिपी। 2-3 चीज और है, ह्वांगहो पे कैसा डेल्टा बनता है, तो चापाकार डेल्टा बनता है। डेन्यूब नदी पे कैसा, तो त्रिभुजाकार। नील नदी पे कैसा, तो इस पे भी त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है। सबसे पहले इसका आंसर जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है। प्राथमिक प्रदूषक ऐसे वायु प्रदूषक जो स्रोतों से सीधे वायु में मिलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये क्या है, ये सीधे वायु में मिलते हैं। एक कौन से हैं, प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक का आप परिभाषा जानिए। प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, जैसे स्मॉग हो गया, ओजोन हो गया, ठीक है, नाइट्रेट्स हो गया, ये सब चीज हो गया। तो आपको अब पता चल गया होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, स्मॉग। अगला प्रश्न है, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, हुगुल या कश्मीरी स्टैग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो जम्मू और कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? कौन सा है, तो मनरेगा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका शुरुआत 2006 में हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसका शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, इंसिनेरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसिनेटर्स का प्रयोग किसके लिए, तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आइंस्टीन को किस लिए, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। देखिए, सूची 1 क्या है, सूची 2 है, आप इसको मिला लीजिए, फिर मैं कूट के नीचे ले चलूंगा। चलिए बात करें वन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा, कहां पे है, यह देहरादून में है। ऐसे नहीं, ऐसे मैं नहीं करता हूं, कहां पे है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देहरादून 3, यानी चलिए देखते हैं कैसे लिखा है, भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान कहां पे है, यह झांसी में है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद बचता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो यह कहां पे है, जोधपुर में है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और बच गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो यह 2 में हो जाएगा, यानी 3 4 1 2। देखिए 3 4 1 2 किस में है तो आपको दिख गया होगा, यह ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? जो इसमें ऑप्शन डी है, यह सेलम, सेलम कच्चे माल क्षेत्र के समीप स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपको नगर दिया गया है, सूची 2 में नदी दिया गया है। आपको बताना है कौन सा नगर किस नदी के तट पे स्थित है। बात करूं मैं खार्तूम का, तो खार्तूम कहां पे है, यह सूडान में है। यह कहां पे है, यह नील नदी के तट पे स्थित है, यानी ए का 2 हो गया। ब्राजोवेल, ब्राजोवेल ये कहां पे, एक कांगो, जैर, कांगो कहां है, जैर, यानी कांगो नदी पे स्थित है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रॉटरडम, रॉटरडम ये कहां पे है, ये नीदरलैंड में है और राइन नदी के तट पे स्थित है, तो रॉटरडैम का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पेरिस, बच गया एक, पेरिस यह फ्रांस में है और किसके, सेन नदी पे है, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया?
कब किया था? तो 1980 में किया था। और 1988 में क्या हुआ था? तो इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, बदलाव हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रे से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? कहां पे? तो राजस्थान में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व का प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? बात करें विश्व का सबसे प्राचीनतम तथा गहरी झील का, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बैकाल झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको गर्म जल क्षेत्र है, गर्म जल स्रोत है, दूसरा उसकी स्थिति है। देखिए आपको क्या हो जाएगा, मणिकरण कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा ज्वालामुखी ये आपको दे रहा है जम्मू और कश्मीर में, नहीं, ज्वालामुखी कहां पे है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है, जो अंडमान सागर में स्थित है। तो ये कहां पे हो जाएगा? ये गलत है, ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा। अनहोनी ये मध्य प्रदेश में सही है, और तप्त पानी या उड़ीसा में भी सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वर्ण पाया जाता है? कहां सदाबहार वर्ण पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाटी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी। ये कहां पे है? इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है। और निष्क्रिय ज्वालामुखी की बात किया जाए तो एंकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये क्या है? ये एक्टिव वोल्केनो है। और डोरमेंट वोल्केनो का बात करें तो एंकागुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया में कौन से शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं? यूरेशिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो स्टेपीज बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राम सेतु जिसको आदम्स ब्रिज भी बोलते हैं, शुरू होता है कहां से? शुरू होता है आप सबको पता है, भारत में एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप, ठीक है। उसका अंतिम छोर जो है उसको बोलते हैं धनुषकोडी। धनुषकोडी से प्रारंभ होकर यह श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका? तो यह रिफ्ट वैली का। रिफ्ट वैली को क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? चलिए सबसे पहले मैं इसके रिगार्डिंग कुछ बात कर लूं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किसमें है? तो यह भाग 4 में है। पहला चीज तो ये याद रखना है। दूसरा पूछा जाता है कि आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो यह आर्टिकल 36 से लेकर के कितना 51 तक है, ठीक है। और एक चीज और, यह किस संविधान से लिया गया है? तो आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब इसमें जो तत्व है ना वो क्या है? समाजवादी को भी ये वर्णित करता है,
उदार वैदिकतावादी को भी, गांधीवादी को भी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। अगला प्रश्न है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया गया? किसके द्वारा? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा। लॉर्ड डफरिन ने एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की यह संस्था है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? देखिए, राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक है। लेकिन इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो आपको याद रखना है 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? किसके? केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंध। आप सब हम सब पढ़ते हैं केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंध, लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या? केंद्र तथा राज्य के मध्य जो संबंध है उसमें किस चीज के लिए ये किया गया था? तो देखिए, मैं बता रहा हूं, इसका तो जो मेन गठन था, इस रिपोर्ट में राज्यों को और अधिक वित्तीय स्वतंत्रता दी जाने की सिफारिश की गई थी, ठीक है। साथ में केंद्र तथा राज्य के संबंध से 2 और आयोग हम लोगों को ध्यान रखना है, एक राजमन्नार एवं पूंछ आयोग। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 100। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। किसके लिए? तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बोलते हैं, के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो मनोनीत करते हैं। और एक चीज और है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष के जो कोई नेता ही होते हैं, जो विपक्ष के होते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? किसमें? तो देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। तो इसमें कहीं नहीं है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब सवाल है, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद क्या है? तो एक अनुच्छेद है जिसको हम लोग 368 बोलते हैं। यह क्या है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है, ठीक है। इसी को लेके एक संसद में हुआ था कि संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन का पूर्ण शक्ति है, किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिसमें संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। मतलब आपको मैं बता रहा हूं, इसका सीधा सीधा आपको चीज समझा रहा हूं। आपका घर है, ठीक है, आपका जो घर है, छत का घर है, उसमें आप क्या हुआ कि आप किसी को लीज पे दे दिए, ठीक है। आपका जो घर था आप उसको किसी को लीज पे दे दिए। वो आदमी क्या कर रहा है, आपके घर को पूरा तोड़ के नहीं बना सकता है, सिर्फ रिनोवेट कर सकता है, यानी चौखट दरवाजा उसका चेंज कर सकता है, कोई दीवार इधर उधर भी नहीं खसका सकता है। क्या? सिर्फ आपको उसमें
मूलभूत ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो है उसको नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। पेंट करा सकता है, बल्ब का पॉइंट कहीं चेंज कर सकता है, ये सब चीज़ कर सकता है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? किसमें? तो अनुच्छेद 169 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, बी आर अंबेडकर एक बहुत स्टेटमेंट दिए थे, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिए थे कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोले तो अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, ये जो है इसी को आत्मा कहा। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है उसको? सबसे पहले तो समझिए, जो एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनका नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा, इनको हटाया जा सकता है, अगर जिनकी नियुक्ति होती है उनको हटाया भी जा सकता है, लेकिन किस कंडीशन में? तो दो ही कंडीशन है, या वो कदाचार दोषी हुए हो, यानी संविधान का उल्लंघन किए हो, या दूसरा क्या है तो असमर्थता है, उनकी एज हो गई है, उम्र हो गई है, वो काम करने में असमर्थ है, तब उनको हटाया जा सकता है पद से। कैसे? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मावलंकर, ये प्रथम जो स्पीकर भी रहे लोकसभा के, इन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, जब भी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या हटाने की कार्यवाही होती है, तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, उस समय वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, परंतु वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। सदन में बोलने का भी उसको अधिकार है, उससे जो है वोटिंग का भी अधिकार है, परंतु वोट टाई होने के केस में वह मतदान नहीं कर सकता। ये चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से वे 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? देखिए, मैं अभी एग्जाम में इसके समय है, इसलिए मैं इतना डेप्थ में जा रहा हूं। अगर एग्जाम में समय कम हो जाएगा तो मैं इसका जो टाइम कम कर दूंगा, और बहुत सारे चीज इसमें आपको सीखने को मिलते हैं। कौन सा है? तो अनुच्छेद 245 तथा 246। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है? क्या है? तो संवैधानिक प्रावधान है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? किसको? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रस्ताव किया गया था? देखिए, बात करें लोकसभा का तो अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी के रिजर्वेशन का बात किया गया है। यहीं पे बात करें विधानसभा का तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 332 हो जाएगा, वहां पे एससी और एसटी के रिजर्वेशन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। वो कौन सा मौलिक अधिकार है? सबसे पहले तो आप जानिए कि वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16,
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 इतने मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, और बाद बाकी जो है वो भारतीयों और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो 15-16 तो इसमें आपको क्लियरली दिख गया होगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की अधिकार। ठीक है, ये दोनों, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। किसकी? तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? किसमें? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और आता है, किसके सिफारिश पे? तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की है? परम गरीबी यहां पे आपको याद रखना है। परम गरीबी को बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड ओवरऑल पॉवर्टी। कब? तो 1995 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और डैश का। किसका? एनटीपीसी का। दोनों ने मिलकर ये बनाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए, ये मैं बिहार एसएससी के कितने प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं, तो शायद आप लोगों को कंफर्म होगा। औद्योगिक विधि, इसको क्या बोलते हैं? सिडबी, SIDBI। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा उपाय, इसको बोलते हैं भारत निर्माण। ग्रामीण साख, इसको नाबार्ड। साथ में ग्रामीण रोजगार, SJSIY। सबसे पहले जानिए SJSIY क्या है? तो SJSRY, ठीक है, SJSRY क्या है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार। ठीक है, शहरी रोजगार योजना। तो शहरी जैसे आप दिख गया वैसे आप ग्रामीण को काट दीजिए और एक गलत है, तो जो गलत है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे जो है ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आगे 20 जो मैथ्स का क्वेश्चन है मैं आज इंक्लूड नहीं किया हूं। आप लोगों का कैसा रहता है उसके बाद मैं इसको इंक्लूड करूंगा। साथ में अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको आपका स्कोर कितना है उसको जरूर कॉमेंट करना है, आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं शाम के वीडियो में। आज लगभग फाइनल है। ठीक है, तो मिलते हैं शाम के वीडियो में। फिलहाल के लिए आप सब एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जिनका मेंस है उनका डेट आ चुका है, बिहार एसएससी वाले का भी कुछ 1-2 दिन में मिल जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए